गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 18 सितंबर है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंटेड न्यूज़ के साथ साथ निबंध के कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं जो यूपीएससी के साथ पीसीएस यदि उसमें आप बीपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, एमपी पीसीएस दे रहे हैं, आरएएस राजस्थान पीसीएस दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज एनालिसिस होगा जिसमें हम लोग करेंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ों को कवर करते हैं। लगातार प्रयास है हम चीज़ों को आसान बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बृहद रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, हॉकी में 5वीं बार एशिया का सरताज बना है भारत, तो यह पीटी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अदिति बनी क्या दिल्ली के नई मुख्यमंत्री, तो आपको ध्यान रखना नए घटनाक्रम के तौर पर दिल्ली में मुख्यमंत्री का चयन किया गया। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इससे संबंधित कुछ घटनाक्रम है जिसे देखेंगे पीटी फैक्ट नज़रिए से। फिर नया परिसीमन और 2026 का जनगणना कैसे एक दूसरे के साथ अर्थ संबंध है, और 2029 का जो चुनाव होगा वो नए परिसीमन के साथ होना है, तो चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसके कोर टॉपिक में देखेंगे परिसीमन की आवश्यकता क्यों होती है, परिसीमन क्या है, परिसीमन आयोग की संरचना क्या है, परिसीमन की प्रक्रिया क्या है, परिसीमन से संबंधित मुद्दे क्या रहे। ऐसे कुछ पीटी क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन यहां से देखने का प्रयास करेंगे जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रोग जो प्रतिरोधक है, एंटीबायोटिक संबंधित द लासेंट का एक रिपोर्ट आया है, तो यह क्या एंटीबायोटिक के संदर्भ में जो लासेंट दे रहा है रिपोर्ट, वो क्या चिंता के कारण, कितने मौतों का कारण बन गया है, इसके संबंधित कुछ न्यूज़ों को देखेंगे। गांधी सागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है चर्चा में क्यों है, इससे संबंधित पीटी फैक्ट को देखेंगे। फिर 2029 से पहले लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव, अमित शाह जी के द्वारा बोला गया है, तो यह देखिए मैंने कल भी इस पर न्यूज एनालिसिस किया था, इसके कोर टॉपिक को कवर किया गया था, तो इसे पीटी फैक्ट के नज़रिए से बस इसके कुछ पॉइंट को देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। 8वां भारत जल सप्ताह मनाया जा रहा है, तो इसमें भारत में जल की वर्तमान स्थिति को भी देख लेंगे और जो जल सप्ताह मनाया जा रहा है उससे संबंधित पीटी फैक्ट को देखेंगे। भारत में जल संकट के कारण क्या है इसको हम लोग देखेंगे। भारत जल प्रबंधन संबंधित पहल कौन कौन सी की गई है, तो उन सारे पहलों को भी एक रिपोर्ट में हम देख लेंगे। साथ ही देखिए सेंट्रम कम इंस्टीट्यूशंस रिसर्च जो है उसकी रिपोर्ट एक आती है, अमीर कौन है भारत में और संख्या कैसे वृद्धि हो रही है, इससे संबंधित आंकड़ों को देखेंगे। देश की जीडीपी संबंधी स्टेटस रिपोर्ट एक आया है जिसमें विभिन्न राज्यों के बढ़ते और घटते जीडीपी ग्रोथ को बताया गया है, तो इस स्टेटस रिपोर्ट को हम एक बार देखेंगे। और क्या है पेजर फटने की घटना, अभी लेबला में एक घटना घटी है जिसके कारण पेजर है ना एक चर्चा का विषय बन गया है, तो ये पेजर होता क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हम देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। साथ ही इस घटना ने कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए चिंता का विषय बना दिया है, इन सारे तथ्यों की जाँच करेंगे। आज के संपादकीय हम देखेंगे सिकुड़ता गरीबी का दायरा, तो यह विवेक देवराय जी के द्वारा लिखित एक संपादकीय है, तो इसे जरूर आप लोग देखिए और समझिए कैसे सिकुड़ रहा गरीबी का दायरा, इससे संबंधित। फिर जैविक अर्थव्यवस्था की और बढ़ते कदम, हाल ही में मैंने इससे संबंधित न्यूज आप लोग को पीटी फैक्ट और मेंस फैक्ट आप लोग को कंटेंट उपलब्ध करा रखा है। फिर भी आज हम लोग देखेंगे जैविक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपादकीय में क्या करा, क्या यह वही बातें बोली जा रही है या उससे अलग बातें बोली जा रही है। कुल मिलाकर इससे संबंधित पीटी मेंस और इंटरव्यू और न्यूज आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इन सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर हमें कीजिएगा। हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल चैनल से, और साथ ही साथ एमसीक्यू चैनल से आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, पोस्ट आप फेसबुक चैनल से सभी जगह आप जुड़ सकते हैं। जैसे लाइक से सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर 100% गारंटी की संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, जो हम लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। पंचतत्वा भी आप लोग के लिए लाया गया, इसे जरूर ड्रिल कीजिएगा, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। 17वीं बीपीएससी के लिए बैचेज लॉन्च की गई है जो फाउंडेशन बैच के नाम से होगा, तो फाउंडेशन बैच में आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी इस क्रम के साथ, तो उसके लिए एक वीडियो मैं आज या कल ही आप लोग के लिए अपलोड करूंगा, इसे जरूर देखिएगा आप लोग। साथ ही साथ देखिएगा आपको युक्ति बहुत से लिंक उपलब्ध कराए गए जहाँ से आप इस बार कोड को स्कैन कर आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं, तो इसे जरूर स्कैन कीजिएगा, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का न्यूज़। देखिए हॉकी में 5वीं बार बना है एशिया का सरताज भारत, तो इसके संबंधित चीन को 1-0 से पराजित करके एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी विजेता बनी है भारतीय खिलाड़ी हॉकी टीम जीती है, जिससे संबंधित कुछ पीटी फैक्ट हम देखेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दूसरा कांस्य पदक जीतने वाले जो पेरिस ओलंपिक में दूसरा कांस्य पदक जीती थी, वो लगातार जीती थी, वहाँ से एक पीटी फैक्ट आप लोग को मिलेगा। दूसरा कि एशिया कप आप जीतती है, तो ये सब पीटी फैक्ट है। इससे हालांकि ध्यान रखिएगा, इससे पहले इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखनी है, यहाँ से आपको प्रश्न
पूछा जा सकता है। लगातार भारत कब कब विजेता बना है, तो 2024 में, 23 में आपको लगातार बना है। उसके साथ साथ भारत 18 में बन चुका है, पाकिस्तान दोनों संयुक्त विजेता थे। तो यहाँ से एक पीटी फैक्ट, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा, एशिया कप में संयुक्त विजेता किस वर्ष बनाया गया है भारत और पाकिस्तान को, तो 2018 में यह बनाया गया। उससे पहले 16 में भारत जीता है, फिर 11 में जीता है भारत, अर्थात 11 से जो चीज़ें शुरू की गई हैं वहाँ से चीज़ें आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसके लिए किनको हराया ये भी थोड़ा देख लीजिए, उप विजेता कौन रहे हैं, कम से कम 2023 और 24 का जरूर याद रखिएगा। पाकिस्तान, चीन, और 24 में चीन था और 2023 में आपको मलेशिया था। तो इस तरीके से प्रश्न पीटी फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसको आपको कवर करने का प्रयास कीजिएगा। भारत कितनी बार पाकिस्तान को हराया है एशिया कप में फाइनल के मैचों में, तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान को ये 2 बार हरा चुका है। आपको पाकिस्तान ने कब इसको कितनी बार हरा चुका है, तो पाकिस्तान भी 2 बार इसे हरा चुका है और जीता है कब। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये सब सारे पीटी फैक्ट आपको याद होने, इस तरीके से रीजनिंग टाइप के चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिए। चलिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दिल्ली में नई अरविंद केजरीवाल जी क्या करते, उपराज्यपाल को जो वीके सक्सेना जी है उनको दे देते, इस्तीफा देते और नई सरकार आपका दावा करेगी तुरंत। यह ध्यान रखिएगा, जैसे ही 43 साल की अतिशी बनी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री, यह सबसे कम उम्र की बनने वाली महिला मुख्यमंत्री भी होंगी, सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री अर्थात सीएम बनने वाली मुख्यमंत्री होंगी। तो इसके साथ कुछ पीटी फैक्ट है, याद रखिएगा। इससे पहले दिल्ली में 3 लोग बन चुके, उससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित जी बन चुकी हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। तो ध्यान रखिएगा, पीटी फैक्ट आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कुछ पीटी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ से तो न्यूज़ नहीं है, पर इसके अगले स्लाइड से आपको न्यूज़ बहुत मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अतिशी बनी दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री, तो सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि कांग्रेस के शीला दीक्षित, भाजपा के सुषमा स्वराज के बाद राष्ट्रीय राजधानी तीसरी और देश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री बनी। तो पीटी फैक्ट एक ये भी याद रखना, 17वीं सीएम कौन बनी है, महिला सीएम, तो आपको अतिशी बनी है। तो यह ध्यान रखिए, देश की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान शशिकला का जो काकोड़कर का है, उनका नाम छोड़कर क्या ये 38 वर्ष में आयु में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो यह आपको ध्यान रखें, इनके रिकॉर्ड को तोड़ती हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है कि यह सीरीज याद रखना है, सबसे कम उम्र की कौन कौन बनी थी, यह सीरीज में दिया गया है। तो इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, सबसे कम उम्र की पीटी फैक्ट को याद रखिएगा। शीला आपको, हम बात करें उमा भारती की मध्य प्रदेश में, राबड़ी देवी बिहार में, बात करें मायावती उत्तर प्रदेश में, जयललिता तमिलनाडु में, नंदिनी सत्यार्थी उड़ीसा में, और आपको जो शशिकला काकोडकर है वो गोवा में बनी थी। तो इस तरीके से कुछ पीटी फैक्ट है, याद रखना है। यहाँ से पीटी फैक्ट अब जरूर आपको याद रखनी है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर होंगे आपके। साथ ही साथ इंटरव्यू जो लोग दे रहे हैं इस वर्ष, इंटरव्यू जो आपको है, अभी बीपीएससी का इंटरव्यू चलने वाला है कुछ ही दिनों में, तो यहाँ से आपको पीटी फैक्ट याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे, खासकर महिला कैंडिडेट तो जरूर याद रखेंगे आप लोग, ताकि आपसे प्रश्न जुड़े हुए चीज़ों को, घटनाक्रम घट रही है तो जरूर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें। देखिए, नया परिसीमन की चर्चा हो रही है। 2002 में परिसीमन कानून, 2026 के बाद जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने की बात हो रही है। हालांकि 2021 में जनगणना नहीं हुई, तो हो सकता है 2026 तक चर्चा चल रही है कि 2026 से पहले जनगणना करा ली जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, परिसीमन के आधार पर नहीं, जनगणना के आधार पर ही चीज़ों को कवर किया जाएगा परिसीमन में। तो यह चुनाव आपको 2029 जो लोकसभा चुनाव उससे पहले परिसीमन कराना है। साथ ही साथ आपको हाल ही में महिला आरक्षण बिल लाया गया, तो इसी डेडलाइन की याद की जा रही है। 26 के बाद चीज़ें को अपडेट किए, सीटों का निर्धारण किया जाएगा, कितनी सीट कितना होगा। तो इसके लिए परिसीमन इंपॉर्टेंट पार्ट है, परिसीमन एक बेस के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे पीटी फैक्ट बातें बहुत लिखी गई है, आप इसे जरूर देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, जो मैं आगे बात करूँगा सारी चीज़ों को लेकर। 2027 में जनगणना होने पर नए परिसीमन का रास्ता हो जाएगा साफ, और 543 के बजाय आपको 775 सीट हो सकती है लोकसभा की, ऐसी बातें की जा रही है परिसीमन के आधार पर। इसलिए देखे होंगे संसद भवन बनाया गया, क्योंकि परिसीमन जो कराया जाएगा, जो सीटों को आवंटित कर दिया 2026 तक निर्धारित कर दिया गया था, अब वो बढ़ने वाली है। तो बढ़ने वाली, तो सीटों की संख्या लोकसभा में भी बढ़ेगी और राज्यसभा में बढ़ेगी, क्योंकि राज्यसभा इसके प्रतिनिधि के तौर पर आएगा। तो ध्यान रखिएगा,
तो इस तरीके से हमें संसद की आवश्यकता थी, हमें नए परिसीमन आयोग की आवश्यकता है। तो इस तरीके से चीज़ें के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको इस तरीके से नेगेटिव वे से नहीं चलना, पॉजिटिव वे से चलना। संसद का निर्माण क्यों किया गया? संसद का निर्माण बढ़ते हुए परिसीमन आंकड़ों के आधार पर किया गया। अनुमान के तौर पर सीटें जो बढ़ेगी 750 सीटें हो सकती हैं। तो इस आंकड़ों को बैठाने के लिए भी तो संसद में जगह चाहिए, इसलिए पुरानी संसद में ऐसी जगह नहीं थी, तो वर्तमान संसद भवन का निर्मित किया गया। इन सारे तथ्यों को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए यहाँ से हम बात करेंगे परिसीमन की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रत्येक जनसंख्या, जो जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व समान अवसर प्रदान कराना है, इसीलिए परिसीमन कराया जाता है। मेन फैक्टर आपको यहाँ पे यह ध्यान रखें। भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन, ताकि चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को दूसरे की अपेक्षा लाभ न हो। तो हमारा जो भारत का जो भू क्षेत्र है, विभिन्न लोकसभा सीट के तौर पर हम देखते हैं, तो उसका भौगोलिक विस्तारण करना, उचित विभाजन करना, जिसके आधार पर प्रत्येक राजनीतिक दल को समानता के आधार पर लाभ देना, अर्थात उनको भागीदारी के समान अवसर उपलब्ध कराना, यह इंपॉर्टेंट होता है परिसीमन का। तो इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करना। हमारे देश में एक नागरिक एक ही वोट दे सकता है, अर्थात हमारे यहाँ एकल वोट सिस्टम है। तो ध्यान रखिएगा, एक वोट देने का एक मूल्य जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी परिसीमन पूरा करता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें परिसीमन के बारे में, देखिए महिला आरक्षण जब आया था, उसमें लोकसभा सीट में जो बातें की जा रही थी, उसके परिसीमन में बदलाव जो किए जा रहे थे, उनकी आवश्यकताओं को समझिएगा और साथ ही साथ देखिएगा परिसीमन है क्या। परिसीमन का अर्थ सीधा सा अर्थ है किसी देश की आबादी के प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी राज्य विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। आप कभी कभी सुनते होंगे, आपका यह गांव है, मान लीजिए ये गांव है, सीधा से मैं पंचायत स्तर के चुनाव के संदर्भ में बात करता हूँ, ठीक है ना। ये एक पंचायत है एक्स पंचायत का नाम इसको समझ लीजिए। इसमें मान लीजिए आपको 10 गांव है, 10 नहीं 20 गांव मान के चलिए, 20 गांव है, इसमें टोटल 20 गांव है, ठीक है ना। इस तरफ 20 गांव है। अगर मैं इसको कलर अलग कर लूँ, 1 सेकेंड समय दीजिएगा ताकि समझ पाएंगे। ऐसे गांव है, ठीक है ना। इस तरह का 20 गांव आपके 20 क्षेत्र हो गए। कभी कभी सुनते होंगे, मान लीजिए 2024 में अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, मान लीजिए अभी 2024 में पंचायत चुनाव इस गांव का हो रहा है। तो कभी कभी सुनते होंगे ये जो गांव है, अगले पंचायत चुनाव, जो पिछला पंचायत चुनाव हुआ था, अगर 4 साल पहले 2020 की हम बात करें, 2019 की बात करें, 5 साल के पहले, तो ये पहले किसी और पंचायत में था। सुनते होंगे आप लोग आसपास अपने गांव के आधार पर इस साल में यह आ गया। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों हो गया, इसके घटनाक्रम को समझने के लिए, यह देश के राज्यों में भी होती है। कुछ लोकसभा सीटों की संख्या में गाँवों की संख्या, जनसंख्या की संख्या वृद्धि हो जाएगी। इसका मूल कारण होता है क्षेत्र आधार पर जो आपको आवंटन किया जा रहा है, अर्थात हम समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों को जो दे रहे हैं, सीटों का आवंटन कर रहे हैं, इसको संतुलन लाने के लिए ऐसा किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे SC ST वर्ग का सीट इस पंचायत में नहीं होगा, तो यह गांव दूसरे पंचायत में SC ST के 2 अतिरिक्त सीट हैं, तो इसको इस पंचायत के परिसीमन में शामिल कर दिया जाएगा और यह SC ST के सीट आपको सुरक्षित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, परिसीमन मूल रूप से निर्वाचन क्षेत्रों का संतुलन लाता है। इसे समझने का प्रयास, संतुलन की स्थिति किस स्तर पर, भागीदारी के स्तर पर, आपको प्रतिनिधित्व के स्तर पर, और आपको योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर भी आपको क्या किया जाता है, इसको संतुलन लाने का प्रयास किया जाता है। परिसीमन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी देश के, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी कस्बे का निर्धारण करना, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। क्लियर हो गया। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, देखिए इसके अतिरिक्त क्या करनी है कि इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, परिसीमन आयोग को बिना किसी कार्यकारी प्रभाव से काम करना होता, अर्थात किसी प्रकार अतिरिक्त दबाव नहीं होता। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होता। ध्यान रखिएगा, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। यह जो परिसीमन करके देगा किसी क्षेत्र का, भारत के किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का, वो उसका परिसीमन क्या अंतिम होगा और बाध्य होगा। ध्यान रखिएगा, यह भी ध्यान रखिए। ये इसके लिए हम किसी न्यायालय में क्या करते हैं, वाद योग नहीं ला सकते, वाद योग नहीं
ठहरा सकता है, अर्थात किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने से चुनाव हमेशा देरी होती, इसलिए ऐसा पद्धति अपनाया गया है। परिसीमन आयोग को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संबद्ध प्रतिबद्ध व्यक्ति, उत्तरदायित्व व्यक्ति के आधार पर इनका चयन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर चीज़ें परिसीमन करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी उदाहरण मिला नहीं अभी तक हमारे 1947 से लेकर अभी तक कि परिसीमन जो कराई गई है उसके सीमांकन में कई कमियां आई हैं। सीमांकन जो किया गया उसके लिए राज्यों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, या तो देश के राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई विवाद क्रिएट हुआ हो। छूटमूट अगर विवाद होता उसका समाधान क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारी कर लेते, पर ऐसा बड़ा विवाद नहीं हुआ जिसके आधार पर इसको प्रश्नगत किया जा सके, इसके संरचना में, इसके कार्य पद्धति में इसको प्रश्न चिन्ह किया जाए। इसलिए ध्यान रखिए, चुनावों को सुचारू रूप से समयबद्ध बनाने के लिए इसे क्या किया गया, सॉवरेन स्थिति की स्वविवेकीय शक्तियां दे दी गई है, जिसमें अंतिम निर्णय इसको समाहित किया जाता है। क्लियर है। परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं, जिसके वे आदेशों का कोई संशोधन नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, जब भी लोकसभा और राज्यसभा समक्ष रखे जाएंगे उसमें कोई संशोधन नहीं कर, इसलिए यह शक्ति, कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि ऐसी कौन सा आयोग का रिपोर्ट है जिसको न तो संसद और न ही विधानसभा संशोधित कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है। संशोधित कर सकती है और परिवर्तित कर सकती है। तो यह आपको परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यह बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की पावर है, जहां संसद को, जो संसद हर मामले में संशोधन कर सकती है और जिसमें खासकर लोकसभा की हम बात करते हैं वो भी संशोधित नहीं कर सकती है। रीजन उसके पीछे है कि विधानसभा किसी राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना है, हस्तक्षेप को रोकना है। इसके लिए परिसीमन को क्या किया जाता है, एक सॉवरेंट स्थिति है, डायरेक्ट राष्ट्रपति से कोऑर्डिनेट अनुसरण करता होता है इसका। क्लियर है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, इसके अतिरिक्त समझने का परिसीमन आयोग की संरचना क्या होती है। तो यह ध्यान, राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग के सहयोग से यह कार्य करता है, जो देश का भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, उसके सहयोग से यह काम करता है, क्योंकि आंकड़े उसके पास ही होते हैं किसी राज्य क्षेत्र के कितने प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, सीटें कितनी हैं, इससे संबंधित और भी। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसमें आपको कार्य करेंगे। इसके फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी इसमें शामिल होते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी इसमें शामिल होंगे। तो परिसीमन आयोग जो जवाबदेह पद है उसके आधार पर ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और इन तीनों पर ध्यान रखिएगा, यह उत्तरदायित्व होता है देश का परिसीमन ऐसे करे जो युक्त रूप से सभी लोगों को प्रतिबद्ध बनाए, एक जो लोकतंत्र के, भावी लोकतंत्र का जो नींव है उसको मजबूत करें। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे इसके अतिरिक्त परिसीमन की प्रक्रिया क्या है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले जनगणना होगा। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत संसद द्वारा संसद के संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाएगा। तो क्या प्रत्येक जनगणना के बाद ऐसा हुआ है? तो नहीं, यहाँ पर आंकड़े दिए जा रहे हैं प्रत्येक जनगणना के बाद ऐसे किया जा सकता है, पर यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जनगणना के बाद हो, क्योंकि आपको परिसीमन उससे पहले कब हुए हैं आपको ये सब आंकड़े याद रखने हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों के प्रत्येक जनगणना के बाद आपको परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजित किया जाता है। 2 आर्टिकल याद रखिएगा, 82, 170 दोनों आपको याद रखनी है। इसके अंदर केंद्र में और राज्य में परिसीमन, केंद्र के लोकसभा के स्तर पर और राज्य में 170 के अनुसार परिसीमन कराया जाता है। एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। अब ध्यान रखें, हालांकि पहला परिसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की मदद से 50-51 में किया गया था। परिसीमन आयोग का अधिनियम 1952 को अधिनियमित करता है और उसी के आधार पर परिसीमन कराया गया था। ध्यान रखिएगा, उससे पहले आपको 1952, 1962, 1972 और 2002 में आपको परिसीमन कराया गया है, जिसके अधिनियमों के आधार पर 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में परिसीमन हुआ, अर्थात 4 बार परिसीमन अभी तक हो चुका है। तो ये जो लाइन है प्रत्येक राज्य के बाद, ध्यान रखिएगा, जब भी परिसीमन होगा तो जनगणना, नई जनगणना के आधार पर ही होगा, इसलिए प्रत्येक जनगणना यहाँ किया जाता है। अर्थात यह समझिएगा कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन हो सकता है, परिसीमन हो सकता है, लेकिन प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन कराया जाए यह जरूरी नहीं है।
यह भी आपको फैक्टर ध्यान रखिए, क्योंकि सीटों का आवंटन है, आवंटन वो निर्धारित जब तक न किया जाए, जैसे 2026 तक, 2002 में 26 तक निर्धारित कर दिया गया था ना, तो सब सीटों को निर्धारित कर दिया गया था। तो क्या अब परिसीमन की आवश्यकता है? जब हम सीटों का वृद्धि करने की मंशा रखेंगे, सीटों में वृद्धि, हम बात कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात, लोकसभा और विधानसभा दोनों की बात कर रहे हैं। इसमें जैसे ही लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो राज्यसभा की भी सीटें बढ़ जाएंगी, इसी तरह विधानसभा की सीटें तो विधान परिषद की भी सीटें बढ़ेंगे। तो मूल रूप से प्रतिनिधि चयन किनका होता है प्रत्यक्ष रूप से? तो लोकसभा विधानसभा। तो इसके सीटों में जब भी वृद्धि करने का हम प्रयास करेंगे तो वर्तमान सीट जितनी उससे अधिक, तो यह परिसीमन की आवश्यकता होगी। और यही परिसीमन आपको आवश्यकता जब पड़ी है सीटों को बढ़ाने के लिए, तब परिसीमन कराई गई है। इसलिए यह टर्मोलॉजी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ से इंटरव्यू में मुझसे यह प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्येक जनगणना के बाद क्या परिसीमन कराया जा सकता है? तो मैंने बोला था बिल्कुल कराया जा सकता है। क्या प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि अभी तक 4 बार ही हुआ था। कारण मुझसे पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, इन बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। कारण आपसे पूछ देगा ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा इसलिए होता है जब हम सीटों का आवंटन बढ़ाएंगे तभी हम परिसीमन का प्रयोग करते हैं। इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे मैं बात करूं। परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम लागू करने के बाद अनुच्छेद 82 के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है। वर्ष 1981 और 1991 जनगणना में परिसीमन नहीं कराया गया। रीजन उसके पीछे मैंने बता दिया, क्योंकि 26 तक सीटें ही आवंटित कर दी गई थी। तो सीटें जब आवंटित कर दी, सीट बढ़ाने की आवश्यकता है ही नहीं, तो परिसीमन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपसे जैसा क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाएगा। और इंटरव्यू जो बाबू लोग दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग इस टर्मोलॉजी को, इस तरीके की टर्मोलॉजी को समझने को, नहीं तो रटाया चीज लेकर जाइएगा तो चीजें फंस जाइएगा। चलिए आगे मैं बात करूँ। परिसीमन संबंधित मुद्दे क्या है? तो ध्यान रखिए, जो राज्य जनसंख्या के नियंत्रण में कम रुचि रखते हैं वह संसद में अधिक संख्या सीट हो। देखिए परिसीमन से सबसे विवाद जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण विवाद तो समझिएगा भारत की जनसंख्या वितरण के आधार पर। तो जैसे आपको देखते हो दक्षिण के राज्य क्या है? दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण का दावा करते हैं, पर उत्तरी जो राज्य है जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं, यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ, सर्वाधिक संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जितनी परिसीमन क्या करता है? जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करता है। तो जो यहाँ इधर के राज्य है ना, हमेशा क्या होंगे? सीट इनको अधिक प्राप्त होगी, इधर के राज्य को सीट कम प्राप्त होगी। तो सबसे बड़ा विवाद आपको जनसंख्या के आधार पर वितरण की समस्या को देखकर दक्षिण और उत्तर का विवाद देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा विवाद देखने को मिलेगा। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2002-8 तक परिसीमन जनगणना 2001 के आधार पर की गई थी, लेकिन 1971 की जनगणना के अनुसार विधानसभा और संसद तय की गई सीटों का कुल संख्या कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये आप देखते होंगे कि हमने 2001 में तो परिसीमन कराया था, जो 2002 में आया था, ठीक है ना। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1971 में सीटें आवंटित कर दी गई थी। इसी के आधार पर चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेंगे। 2003 में 87वें संविधान अधिनियम के संशोधन अधिनियम के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का प्रभाव 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, न कि वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर। हालांकि यह लोकसभा में प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या बराबर किए जाने बिना किया गया था, यह चीज़ें बताई गई। तो 2026 तक जब तक सीटें आवंटित नहीं की जाएगी पुनः, तब तक परिसीमन के प्रभाव नहीं होंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या क्रमशः 550 और 250 तक सीमित कर दिया गया था। बढ़ती जनसंख्या के एक प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। इसके लिए परिसीमन 2026 के संदर्भ में बातें चल रही है। तो इतने कम से कम चीज़ों को समझिएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न यूपीएससी 2012 में प्रश्न पूछ चुका है, और हम स्टेट पीसीएस की बात करें या वनडे एग्जाम बहुत से होते हैं उसकी बात करें, तो प्रश्न यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न क्या है? परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे परिसीमन आयोग के आदेश न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? अभी मैंने चर्चा किया है तो नहीं दी जा सकती है। तो क्या यह कथन सही है?
है? तो बिल्कुल सही है कथन है। जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के समक्ष रखे, वो आदेश कोई संशोधन नहीं कर सकता है। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो देखिए, इसी तरह का अगर कंटेंट आप पढ़ते हैं ना, तो क्लियर क्रिस्टल चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको उत्तर देने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए किताबों से बेहतर है, अगर हिंदी न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं तो आपको समझिएगा करेंट कैसे अपडेट हुआ है, करेंट किसी टॉपिक को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, इसको समझने का महत्वपूर्ण जरिया होता है। तो जो लोग अभी तक इंटरेस्ट नहीं लिए हैं ना न्यूज़पेपर एनालिसिस करने का, उसको सुनने का या उसको देखने का, उसके माइक्रो नोट्स बनाने का, जल्द से जल्द ले लीजिए। अगर अधिकतम अंक प्राप्त करने हैं नोट्स मेंस में, ध्यान रखिएगा मेंस में अधिकतम अंक प्राप्त करने हैं, तो आपको अपडेट डाटा देना होगा। अपडेट डाटा, ऐसा नहीं कि आपका कुछ भी परिसीमन पूछ दिया है और आपको डाटा पीछे के देने हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। अपडेट डाटा उपलब्ध कराने के लिए किसी न्यूज़ में कितने महत्ता के साथ सामने आ रहा है, उस चीज़ों को समझने के लिए आपको पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा मेंस के क्वेश्चन, आपको डेली आंसर राइटिंग के लिए आपको प्रश्न आज का परिसीमन आयोग का गठन और संरचना की चर्चा करते हुए हालिया उभरती नवीन चुनौतियों की चर्चा करें। तो हाल में के दिनों में क्या चुनौती उभरी उसकी चर्चा करने की बात है। शब्द संख्या 250 में। और यह उत्तर कहाँ लिख के भेजना है? यह उत्तर युक्ति है, इसका एक ऐप है, उस पर डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया जाता है। आपको क्या करना है? आपको वहाँ से ऐप डाउनलोड करके या किसी भी लिंक को आप जैसे ही करिए ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आपको जाना है। युक्ति है, इसका एक चैट बॉक्स मिलता होगा, वहाँ पे हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक चैट बॉक्स होगा, वहाँ पर डाउनलोड आप लोग मैसेज भेजना है। और इसके लिए ध्यान रखिए, चीज़ों को लगातार हम प्रयास करा रहे हैं। देखिए, डेली न्यूज़पेपर आंसर राइटिंग हम लोग करा रहे हैं पिछले कई वर्षों से। आपको इसके लिए अभ्यासरत रहना। अगर अधिकतम अंक प्राप्त करना है मुख्य परीक्षा में और सफलता के उस लिस्ट में शामिल होना, जो अंतिम लिस्ट जारी की जाती है सिविल सर्विसेज और पीसीएस लेवल की, उसमें लगातार आपको शामिल होना, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए लगातार प्रयास भी करने होंगे। तो 365 दिन प्रयास करना। ऐसा नहीं कि आज सोएं कल जगे और फिर परसों सो गए, ठीक है ना। तो इसके लिए लगातार प्रयास करना। प्रीलिम्स मेंस लाइव डिस्कशन पीडीएफ की नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे 599 रुपये में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ दी जाती है। बहुत से स्टूडेंट आपको इसके लिए मोटिवेट होकर काम भी कर रहे हैं। देखिए, एक सर्वे कराया गया था हमारे द्वारा, जिसमें आपको 1500 से अधिक लोग हैं ना क्या किए, सर्वे में भाग लिए हैं। आप भी जाके देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है यूटीआई के। वहाँ पर लगभग 76 से 95% संतुष्टि की बात की जा रही। कितने लोगों का? 80%। जो इस पोल में शामिल हुए 80% लोग ऐसे बोल रहे हैं जिसमें 76 से 95% हमने इस क्लास से लाभ हो रहा है। तो जब लाभ उन बच्चों को हो रहा है तो आपको भी लाभ होगा। तो लगातार प्रयास कीजिए। देखिए, एक्सक्यूज मत दिया कीजिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। आपको सफलता लेना, अधिकारी बनना, तो मेहनत भी आपको ही करना होगा। इसी के लिए लगातार हम प्रयासरत रहते हैं। और मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, मीठी मीठी बातें नहीं करता हूँ। पता है मीठी बातें करूँगा आप लोग भटक जाइएगा। देखिए, टारगेट बैच भी चल रहा, फाउंडेशन बैच भी चल रहा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है, तो इसे आप प्राप्त कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, आप लोग ये डू यू नो कॉन्सेप्ट लेकर आया जा रहा है, आपको लगातार दिया जाता है। इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए। सबसे पहले इसी स्कैनर के अर्थात व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। तो लगातार हम चीज़ों को दे रहे हैं। ये 365 दिन आपको उपलब्ध होगा, तो 365 टॉपिक आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इसे भी आप सीरियस होकर नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, एक द लासेंट का एक पत्रिका है, उसमें प्रकाशन अध्ययन के आधार पर यह बोला जा रहा है ना, 90 से लेकर 2021 के बीच रोग प्रतिरोधक जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध कारण दुनिया में हर साल लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जा रही है। इस तथ्य को समझने का प्रयास कीजिएगा। इन दावों में देखते हैं कि द लासेंट जो पत्रिका अध्ययन दे रहा है, ग्लोबल रिसर्च एंड एंटी माइक्रोबियल रिसर्च परियोजना के तहत किया गया था, जिसके अध्ययन में यह कहा गया कि आज जो भविष्य में होने वाली मौतों की संख्या भारत, पाकिस्तान है, उसके अतिरिक्त बांग्लादेश सहित दक्षिण एशिया के सर्वाधिक अनुमान रहने की बात की जा रही है। जहाँ पर हम लोग एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग लगातार करते हैं, जिससे एंटीबायोटिक शरीर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बना लेता है, प्रतिरोधक क्षमता कर लेता है। उसके लिए ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें हम लोग लगातार प्रयोग में ला रहे हैं ना, अंधाधुंध प्रयोग में ला रहे हैं, तो इससे खतरा उत्पन्न होगा। यही 2025 से 50 के इस कारण दक्षिण एशिया में सीधे तौर पर
1.18 करोड़ लोगों की मौत होने की संभावना बताई गई है। यह बहुत ही विषम परिस्थिति ला देता है अंधाधुंध बाज़ारों का, अंधाधुंध डॉक्टरों के दवाओं के प्रयोग का। इसलिए कोई भी दवा प्रयोग करने से पहले आप जब तक आप क्षमता है जिसमें बीमारियों का सहन करने की, जैसे फीवर के लिए आप क्या करते हैं, दवा तुरंत खा लेते हैं, एंटीबायोटिक, किसी कोई कट सट जाता है उसके लिए तुरंत खा लेते हैं। तो क्या करना है, क्षमता तक आप कम से कम एंटीबायोटिक का प्रयोग करें, यही ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए रोग प्रतिरोधी दवाओं को लेकर प्रतिरोध तब पैदा हो जाता है जब संक्रामक जीवाणु और कवक को मारने वाली बनाई गई दवाएं निष्प्रभावी हो जाती है, क्योंकि रोगाणु इन दवाओं का प्रतिरोध करने के लिए अपने अंदर क्षमता विकसित कर ली। देख रहे होंगे एक मच्छर, आप देखते हैं मच्छर को कभी देखा हो, घर में आपके सभी के घरों में रहता है। आप अमेरिका से ले लीजिए, अमेरिका से लेकर आप भारत की बात कर ले, भारत से लेकर दक्षिण अफ्रीका के किसी भी गरीब कंट्री देश की बात कर ले, मच्छर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अमेरिका जैसे देश जो बृहद समृद्ध वाले देश हैं और यूरोप जैसे कंट्री में जो हैं, वहाँ पर मच्छर की प्रति आपको मारने की दवाएं नहीं बनी होगी। मच्छर क्या करता है, आप लगातार एक ही दवा प्रयोग करते हैं, दवाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे आप गुड नाइट यूज़ कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके प्रति वो रेसिडेंट प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेता है। तो आप देखते होंगे एक फाइल यूज़ करने के बाद दूसरा फाइल यूज़ करते हैं, पहले फाइल में तो मच्छर मरता है पर दूसरे फाइल के बाद ये मच्छर मरेगा नहीं। तो क्या होता है कि यह प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेता है अपने शरीर में, उस दवा का असर ही उस पर नहीं होता, मज़े से कॉइल भी जल रहा है, आपके पड़ोस में आके काटता भी आपको है, और ऐसा जगह काटेगा जहाँ आपके हाथ नहीं पहुँचेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को समझिएगा कि इसी तरीके से जब हमारे शरीर में जो हमारे जीवाणु और कवक हैं वो क्या करते हैं, इन एंटीबायोटिक का एक रेसिडेंट बना लेते हैं, जिसके आधार पर उसका असर ही नहीं होता है। तो हम नई नई दवाओं का प्रयोग जब तक नहीं करेंगे, और यही जब मच्छर नया फाइल आप यूज़ कर लेते हैं तो ये मच्छर पुनः मरने लगता है। तो आप यह प्रयोग अपने स्तर पर करके देखिएगा। आज मान लीजिए एक्स कंपनी का ला के इस बार लगाइए, अगला बार वाई कंपनी का लगाइए, अगला बार जेड कंपनी का, इसी तरह आप रेसिडेंट बदलिए, देखिए मच्छर आपके घर से भागेंगे और मरेंगे भी। पर यहाँ पर जब एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को बस इस नाम से कि वो बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है और बहुत अच्छा से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए है, अर्थात गुड लुकिंग लग रहा है, तो इसके आधार पर यूज़ करते हैं तो भैया मच्छर आपको जीवन भर काटेगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में कोई दवा डॉक्टर लिख रहा है तो दवा का जो पैकेट रैपर है बहुत सुंदर है देखने में, दवा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, स्मार्ट लग रहा है, गुड लुकिंग लग रहा है, तो आप उसका यूज करते हैं दवाओं के सेवन पर, दवाओं के क्या कहते हैं उसको मॉडिफिकेशन पर, तो आपको ध्यान रखना, आपको यह समस्या हमेशा क्रिएट रहेगी। पर दवा के मिग्रेन पर, अर्थात दवा के जो दवा बनाई गई है उसमें जब तक बदलाव नहीं लाएंगे हर दवा में, मान लीजिए एक फीवर का एक दवा चल रहा है तो अगले बार वही फीवर का दवा नहीं खाना, एंटीबायोटिक। तो इस तरीके से ध्यान रखें, जब तक हम बदल के नहीं खाएंगे तो ये चीज़ें संभावनाएं दूर नहीं जाएगी। पर डॉक्टर क्या करते हैं, आपको डॉक्टर को पता भी नहीं रहता, हमें दवा मिलता है, अगले बार हम लोग डाटा भी नहीं रखते हम लोग इस बार एंटीबायोटिक कौन खाए थे, डॉक्टर को भी ये पूछने की समय नहीं रहती क्योंकि उनको अगला मरीज देखना है। सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। ये रिपोर्ट यही दर्शाता है कि जब तक आप सजग नहीं रहिएगा ना, आपकी मौतें आपके हाथ में ही रहेंगी, आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए कि प्रतिरोधक क्षमता जो जीवाणु और कवक जो है हमारे शरीर में, वो क्या करेंगे, अपने तो सुरक्षा तो करेंगे ना, उनको तो मरना नहीं है, पर मरना तो हमें, इसलिए इस चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस रिपोर्ट में ये साफ दिखाई दे रही है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में अफ्रीका से आएगा चीतों का नया समूह। देखिए, प्रोजेक्ट चीता चल रहा है जिस पर मैंने कल भी न्यूज एनालिसिस करवाया था, आप उसे प्रोजेक्ट चीता क्या है, इससे संबंधित क्या है, इसे देख लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ, तो गांधी सागर वन्य जीव अमीबा कहते हैं आपको मध्य प्रदेश में है, जो आपको मध्य प्रदेश नीमच और मंदसौर के साथ साथ राजस्थान के जो भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, चित्तौड़गढ़ वन्य जीव अभयारण्य, एक बार चीता अभ्यास का स्थापित करना है। इसके लिए अधिकारियों का लक्ष्य है मध्य प्रदेश के। इस तरीके से आपको चीज़ों को अपडेट कर लेना। अब ध्यान रखिएगा, इस तरीके से यह लाया कहाँ, जैसे नमीबिया से लाएगा, हाल ही में चर्चा है 0 डिग्री इक्वेटर से लाया जाएगा, 0 डिग्री जो विषुवत रेखा उससे आसपास के जो देश है उससे लाया, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भारत है, तो इसके जलवायु में जिस तरीके से जलवायु है
जिस तरह से वानस्पतिक वितरण है उस तरह से इन क्षेत्रों में है। तो वहाँ का जो चीता है यहाँ भारत लाने का प्रयास, ऐसा नहीं कि हम दक्षिणी गोलार्ध के चीतों को लाएंगे, क्योंकि इस बार लाया गया था नामीबिया से, वो क्या था दक्षिणी गोलार्ध में था। तो ध्यान रखिए चीतों की मौतों की संख्या अधिक हुई थी। तो यह एक्सपेरिमेंट लगातार चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए गांधी सागर जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके लिए ध्यान रखिए कहाँ कहाँ आता है। तो यह राजस्थान के बॉर्डर को टच करता है, आपको मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों को। आप कूनो जो पालो सेंचुरी है वो भी आपको चर्चा में है। तो इस तरीके से आप समझिएगा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में। कुछ पीटी फैक्ट और भी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन जिले आपको मध्य प्रदेश सट रहे, छत्तीसगढ़ से कौन छट रहे, महाराष्ट्र से, गुजरात से। तो इस तरीके से आप एमपी के स्टूडेंट हैं तो आपके पीटी कंटेंट आप उपलब्ध करा सकते हैं अपना। चलिए आगे बात करेंगे। 2029 से पहले लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। मैंने कल ही इस पर न्यूज एनालिसिस कराया एक राष्ट्र एक चुनाव पर, तो आप इसे जरूर देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा पिछले के न्यूज़ के साथ। ज़्यादा कुछ नहीं करना, कल का वीडियो जाकर देखना है, सर्च करना 17 का, और आप चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह इंटरव्यू जो दे रहे हैं वो भी, और पीटी और मेंस दोनों के लिए। आपको 8वां भारत वाटर वीक मनाया जा रहा है। आपको 17 से कब तक मनाया जाएगा? आपको 17 से लेकर 19 तक मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा 3 दिवसीय यह है। इसके लिए राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं उन्होंने संदेश भी कुछ दिया, इसके बारे में कुछ बातें की गई है। देखिए भारत के पास केवल 4 जल संसाधन, विश्व के जल संसाधन का भारत के पास केवल 4% है। इसका उपयोग 80% कृषि कार्यों में किया जाता है। स्पष्ट है पानी के बचाने का हर उपाय किया जाना। राष्ट्रपति की बातें की जा रही, जल जीवन मिशन की बात की जा रही है। जल जीवन मिशन हम लोग कार्यक्रम चला रहे, बांध निर्माण विरोध का रोड़ा, यह सब कॉन्सेप्ट आपको देखने का। कैच द रन अभियान 2021 में चलाया गया, इसकी बात की जा रही है। उसके अतिरिक्त हम और भी आपको काम कर रहे हैं जिसमें बातें हो रही है। वो नदी जोड़ो परियोजना भी काम कर रहा है। तो यह सब चीज़ें साइड में है। तो कुछ चीज़ें हम देखने का प्रयास, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल संरक्षण शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार 17 से 21 सितंबर तक आपको भारत मंडल प्रगति मैदान के लिए 8वें जल सप्ताह आपको चलाए जाएंगे। पर कॉन्फ्रेंस जो कराया गया है वो आपको इसी 3 दिवसीय है। तो इसे दोनों तरीके से ध्यान रखिए। जल संसाधन पर जो आपको चीज़ें कराई गई हैं वो और ये जो 3 सप्ताह आपको जो 3 सप्ताह के तहत जो चीज़ें कराई जाएंगी इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। करने ये वाले हैं जो 17 से 21 में आपको, जो 17 से 21 तक है सप्ताह में, आपको 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के तहत जो चीज़ें तय की जाएगी उसको 17 क्षेत्रों का भ्रमण किया जाएगा, लोगों तक बताया जाएगा, जल संरक्षण संबंधी चीज़ों को समझाया जाएगा। इसके अतिरिक्त समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके अतिरिक्त क्या है कि भारत में जो वाटर 10 ईयर एवरेज जो 15 स्टेट में बिलो की बात की जाए, इस आंकड़े को जरूर देख लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 29 फरवरी 2024 का नवीनतम आंकड़ा जहाँ पर यह बातें की जा रही, सभी में जल धारण क्षमता क्या हुआ, कितना कमी हुआ, यह बताता। देखिए सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश, बिहार में आपको देखने का आंकड़े मिल जाए, कर्नाटक में, आपको आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कहाँ है? तो बिहार में। उसके बाद कहाँ है? आपको उत्तर प्रदेश। उसके बाद कर्नाटका में। कर्नाटका को लेकर हम इतना मोबिलाइज किए थे, न्यूज़पेपर ने मोबिलाइज किया था, सोशल मीडिया अकाउंट सभी जगह कि कर्नाटक में जल समाप्त हो गया। सोच के देखिए आंध्र प्रदेश की स्थिति और बिहार की स्थिति, जहाँ पर -44% कमी आपको देखने को मिल रहा है। अन्य राज्यों की बात करें तो इसी के अनुपात में आपको देखने को मिला, पर सभी राज्यों में कुछ कम अधिक आंकड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके भारत में जल का वर्तमान स्थिति क्या है इसे समझिएगा कि भारत जल की कमी, भारत की जनसंख्या अत्यधिक है, विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग 18%, लेकिन स्वच्छ जल संसाधन जो है केवल 4% है। इससे जल तनाव के देश के तौर पर भी वर्णित किया जाता है। वर्गीकृत किया। जल प्रदूषण, भारत में लगभग 50% नदियाँ संदूषित है अर्थात दूषित है, जिसका जल पीने या सिंचाई के लिए असुरक्षित हो जाता है। इसके लिए भूजल पर अत्यधिक निर्भरता है। हम लोग हर साल आपको भूजल पर ही ज़्यादा क्या करते हैं, बोरवेल करके संसाधनों का ह्रास कर दे रहे हैं, अतिरिक्त पानी बह जा रहा है। तो जो भूजल संचरण हम उसको पुनः संचरण कर भी नहीं रहती। सब चीज़ें आपको देखने। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए भूजल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके लिए 80% पेयजल आवश्यकता को 2/3 कृषि सिंचाई में समापूर्ण करता है। इसके जलवायु संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। लगातार जलवायु 3/4 जिले सूखे और बाढ़ जैसी चरम मौसमी संबंधी घटनाओं के प्रति संवेदनशील है। यह जल उपलब्धता अधिक बाधक हो जाती है। इन सब चीज़ों को समझते हुए आप समझिएगा जल एक समस्या के तौर पर भी हमारे यहाँ जल संकट देखने को मिला। भारत में जल संकट का कारण क्या है? तो तीव्र आर्थिक विकास और शहरीकरण इंपॉर्टेंट है, जिसमें तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है। वर्ष 1951 से 361 मिलियन से बढ़कर 2024 में 1.3 बिलियन से अधिक हो गया। तो जनसंख्या दबाव भी आपको देश में है। तो जनसंख्या दबाव है
तो केवल इन सब चीज़ों को समझिएगा। अवशिष्ट जो अवशिष्टों का जल निकाल दुष्प्रभावित करता है, समस्या को बढ़ा देता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए आगे बढ़िएगा। जल उपलब्धता की कमी जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जैसे आपको भारत में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक 2021 के मामले में उपलब्धता जो है 1486 क्यूबिक मीटर, जो घट कर 2031 तक कितना 1367 हो जाएगा। तो क्यूबिक मीटर जो घटना है, लगातार जल स्तर गिरने की बात की जा रही है, यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की। तो इसलिए हमें पुनः चक्रण करना होगा, पुनः भरण करना होगा। हम जलों को संगठित करने की बात करते हैं, सुरक्षित जल उपलब्ध कराने की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए 1700 घन मीटर कम पर स्तर जल तनाव वाटर स्ट्रेस के दर्शाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम क्या करें, अभी भी वाटर स्ट्रेस में है। आपको 1700, यहाँ पर 1700 रहेगा घन मीटर से कम अगर होता है तो तनाव या वाटर स्ट्रेस का मामला आ जाता है। तो अभी भी हम तनाव में है, 31 में तो और तनाव में आ जाएंगे। तो इसलिए 1000 घन मीटर जल कमी की सीमा है। तो इस तरीके से समझिएगा हमारे देश में यह समस्या के तौर पर हो रहा है। जल प्रबंधन संबंधित महत्वपूर्ण पहल कौन कौन से, राष्ट्रीय जल नीति 2012 लाई गई। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वच्छता को लेकर, ताकि नदी सुरक्षित हो सके, नदी हम पीने योग्य बनाया जा सके, उसके जल को जल जीवन शक्ति मिशन लाया जा रहा है। जल जीवन पश्चिमी कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई जा रही है, ताकि जलों का प्रबंधन किया जा सकता है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान चलाया गया 2021 में। अटल भूजल योजना लाई गई। इस तरीके से आप देखते हैं जल का वितरण। अब देखिए एक रिपोर्ट आया जिसमें बात हम लोग करते हैं कि 10 करोड़ रुपये ज़्यादा कमाने वाली संख्या कितनी है। तो देखिए 49% जो है बढ़ी 5 करोड़ रुपये सालाना ज़्यादा कमाने लोगों की संख्या। तो हमारे देश में समृद्धता आई। 60% बढ़ी है, 50 लाख से ज़्यादा कमाने वाली संख्या 5 वर्ष में 25% बढ़ा है। तो देखिए 58,200 लोग देश भर हर वर्ष 5 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो 10 लाख से ज़्यादा हर वर्ष कमा रहे हैं 50। ये आंकड़े आए हैं, तो क्या करना है, इस आंकड़े को एक बार रिवाइज कर लेना। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन रिसर्च के द्वारा यह दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो यह रिपोर्ट दिया गया ना, ये जब देश में आबादी की बात की, गरीबी और अमीरी की बात की जाए, आंकड़ों के साथ आप बात करेंगे, आंकड़ों के साथ बात करें, क्या भारत में विकास हुआ है, विकास हो रहा है, तो इस आंकड़े को आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आप आंकड़ों के आधार पर अपने बातों को रख सकें। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोटिफाई कर लीजिए, माइक्रो नोट्स बना लीजिएगा। देश के जीडीपी में लगातार घट रही है बंगाल की हिस्सेदारी। देखिए अभी एक रिपोर्ट आया है जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार देश में सकल घरेलू उत्पाद, हम जीडीपी की बात करें, बंगाल की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। क्योंकि बंगाल चर्चा में है तो यहाँ से ही शुरुआत की गई है। पर ध्यान रखिएगा, यही चिंता आपको बंगाल के छोड़कर अन्य समुद्री तटीय राज्यों के, देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर। बिहार की बात करें तो पिछले 2 दशक में उसकी स्थिति स्थिर रही है, वह अन्य राज्यों में काफ़ी पीछे है। इसके उनके बराबर आने के लिए उसे बहुत तेज़ी से काम करना होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिहार का जीडीपी कितना है, जीडीपी कितना है। तो ये आंकड़े आप बताया जा रहा है। भारतीय राज्यों के सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 2023-24 के नाम वर्किंग पेपर के मुताबिक यह जो दिया गया 1960 से 61 में बंगाल राष्ट्रीय जीडीपी का 10.5% हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता होता था। 2023-24 में उसकी हिस्सेदारी मात्र कितना हो गया, 5.6% रह गई है। इस अवधि में राज्य की जीडीपी लगातार गिरी है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय 1960-61 में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 127.5% होती थी, वहीं 2023 में यह 83%। तो यहाँ पर राजस्थान, उड़ीसा के पारंपरिक जो रूप थे पिछड़े राज्यों से भी कम हो गए। तो इस तरह प्रति व्यक्ति आय में बात करें, गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। तो इससे ये आंकड़े आए हैं। तो जीडीपी के संदर्भ में कुछ आंकड़े आए जिसको आप लोगों को क्या करना है, एक आंकड़े पर रिवाइज करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आंकड़े मत ज़्यादा लिखिएगा, केवल जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट से संबंधित आंकड़े को लिखना है। ऐसा नहीं कि आंकड़े लिखने बैठ जाइएगा, पूरा आंकड़ा लिख दीजिएगा, पूरा राज्य का, पूरा देश का आंकड़ा हमको नहीं चाहिए। आंकड़ा क्या चाहिए, देश का जीडीपी कितना है वो आपको पता होगा, जीएनपी कितना है ये पता है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक बजट में आपको ये चीज़ें मिल चुकी है आम बजट में। तो ये आंकड़े ध्यान रखिए, वहाँ से करना। केवल अभी याद क्या करना है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का, जैसे आप पंजाब से होंगे, गुजरात से होंगे, या एमपी से होंगे, बिहार से होंगे, तो अपने अपने आंकड़े यहाँ से लिख लेना। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए पेजर जो होता है ना, पहले पेजर, ध्यान रखिए, पेजर एक छोटा मशीन होता था जिसमें पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसका इस्तेमाल हम जो अल्फा न्यूमिक या वॉइस संदेश होते उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए करते थे। मोबाइल फ़ोन आने से पूरी 1990 के दशक में एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता था। हुआ क्या है कि लेबनान में क्या हुआ कि ये पेजर जो हुआ करता था उस पर धमाके लगातार होने शुरू हो गए। इससे क्या हुआ, खबर हो गया स्मार्टफोन की दुनिया में अब ये पेजर के धमाके कैसे हो रहे हैं, जो आपको नगण्य
मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है इजराइल इस पर है ना, इसका हाथ है ऐसी घटना को। तो यहाँ सीधा समझिए कि पेजर जैसी छोटी सी डिवाइस जो उतना उन्नत भी नहीं है टेक्निकली, तो उसके लिए क्या होगा, क्या आप इसे चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से इस घटना ने क्या किया कि इस घटना ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर है ना उसके हैकिंग का संभावना बढ़ा दिया। अगर यह पेजर फट रहा है, एक विस्फोटक के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, तो इस पेजर के अतिरिक्त हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, विभिन्न गैजेट यूज़ कर रहे हैं, एडवांस गैजेट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे चीज़ें संभावित है कि हम इसका अलग प्रयोग भी कर सकते हैं। इसे एक हथियार के तौर पर, घातक के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, या कोई भी देश या कि कोई भी एजेंसी से हैक करके इससे चीज़ें को अनुसार मॉडरेट कर सकती है। यह बातें उभर कर सामने आ रही। देखिए इतना विस्तृत मत जाइएगा, बस यह जानिएगा इसमें लिथियम और आयरन बैटरी थर्मल रनवे नामक एक घटना के कारण विस्फोट होता है, जिसमें केमिकल चेन रिएक्शन के तौर पर शुरू हुई। यह बैटरी के तापमान तेजी से परिवर्तित होता है। जैसे जैसे यह चेन रिएक्शन आगे बढ़ती है, बढ़ती ऊर्जा अचानक बाहर निकलने का प्रयास करती है, जिसके आधार पर किसी छोटे बम की तरह यह फटने का कारण बन सकती है। थर्मल रनवे तब भी हो सकता है जब बैटरी या अधिक गर्म हो जाती है, पंचर हो जाती है या अधिक चार्ज हो जाती है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, यह कहीं ना कहीं पेजर से संबंधित, जैसे हम मोबाइल भी आपको घटना देखते हैं बार बार फट जाता है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। यह जो घटनाक्रम किया जा रहा है तो जानबूझ के कराया जा रहा है या नियोजित तरीके से हुआ था, इस तरीके से समझिएगा। इसके लिए घटना विश्व को एक नई चिंता का विषय दे रखा है। तो इस तरीके से आपको यह घटना याद रखना है। इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी गरीबी का दायरा, तो इससे संबंधित आंकड़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत में गरीबी लंबे समय से गंभीर विषय है, जिसमें बहस का विषय है, जिसमें हम लगातार बात करते गरीबी घटाओ योजना, गरीबी को मिटाओ योजना, देश अब आगे बढ़ेगा, गरीब पीछे हटेगा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको सुनने को मिले। सतत विकास के कॉन्सेप्ट सुनने को मिलेगा। सतत विकास के कॉन्सेप्ट में फिर नवाचारी प्रगति की बात की जाएगी। साथ ही साथ हम कौशल विकास की बात करेंगे। सभी का मूल मकसद क्या है कि गरीबी को क्या करना, दायरे को कम करना, उसके समृद्धता को लाना है। देखिए यही बात है, आर्थिक समृद्धि के विस्तार के साथ गरीबी का दायरा सिकुड़ता। जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास के साथ समृद्धि आएगी, समृद्धि के साथ क्या क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा के साथ साथ लोगों के पास क्या आएगा, निवेश की क्षमता आएगी, निवेश बचत या बचत की क्षमता आएगी। यह जो आएगा बचत क्षमता, उससे क्या होगा, उससे मांग क्रिएट होगा, मांग क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा, मांग क्रिएट होगा तो निर्माण होगा, निर्माण होगा क्या होगा, रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो क्या आएगा, रोजगार आएगा, फिर समृद्धि, लोगों के पास पैसा आएगा, फिर यह सर्कुलेट रूप से चीज़ें चलने लगेगी। तो यह देश को क्या करता है, समृद्धता लाता है। इस तरीके से जो इसके आसपास के लोग हैं वो भी समृद्ध होते हैं, उनके हाथों में पैसे आते हैं। तो आप देखते होंगे पिछले 2014 के बाद जैसे कौशल विकास को प्रमोट किया गया, 14 के बाद मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लाया गया, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस को बढ़ाया गया। इस तरह की देश में ना आय सृजित किया गया, आय को क्या किया, बढ़ाया गया, लोगों के हाथों में पैसे बढ़े। लोगों के हाथों में पैसे बढ़े तो क्या हुआ, लोग निवेश करना शुरू कर दिए। निवेश का मतलब ये मत समझिए बड़ी राशि ही निवेश होती है, करोड़ों अरबों रुपया प्रत्येक व्यक्ति निवेश कर रहा है। किस रूप से, आपके खाद्य सामग्री को खरीद रहा है। अतिरिक्त मान ले पहले 1000 रुपया का वो खरीदता था, अब वो वही वस्तु 10,000 का खरीद रहा है। तो क्या होता है, यह जो अतिरिक्त 9,000 वो निवेश ही हो रहा है ना, तो इसके लिए मांग संबंधित जो क्षेत्र होता है उसका मांग बढ़ जाता है। तो इस तरीके से लोगों के पैसे वृद्धि होने से क्या होता है, समृद्धि आने से, देश में समृद्धि, लोगों के हाथों में समृद्धि आने से देश का एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम जो इकोनॉमी का है वो चलना शुरू कर देता है। इसके लिए गरीब के आकलन को समझने की बात करें, सटीक डाटा का जितना महत्वपूर्ण उतना ही अहम गरीबी रेखा से भली भांति रूप से परिभाषित करना भी है। इस कड़ी में घरेलू उपभोग जो व्यय संरक्षण यानी जो HACES अहम भूमिका निभाता है, जिससे सर्वे में खान पान, परिधान, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी 350 श्रेणियों में होने वाले खर्च को शामिल किया जाता है। जी हालिया रिपोर्ट यह आंकड़ा यह बोलता है ना कि गरीबी परिदृश्य की एक अलग कहानी दिखाई पड़ती है। इसके आंकड़े गरीबी की मौजूदा और संभावित दशा और दिशा को दिखाते हैं। इसमें जुड़े आंकड़ों को दूसरे चरण में जमीनी पड़ताल की प्रक्रिया अभी जारी है, उसके सामने आने वाले अनेक व्यापक जो आंकड़े उसको आकलन करना। अब बात की जा रही है कि यहाँ पर केंद्रित ना होकर, देखिए अब लोग केवल अनाज पर केंद्रित होकर ना केवल भोजन में दूध, मांस, फल, प्रसंस्कृत खाद्य जो आपको खाद्य उत्पादों को तरजीह दे रहे हैं। खान पान के रुझान में परिवर्तन हो रहा है। कृषि नीति, पोषण, स्वास्थ्य, जल कल्याण जैसे पहलुओं को गहरा अध्ययन करा। जब आप समझ सकते हैं 350 श्रेणियों का आंकड़ा किया जा रहा है, आंकड़ों का संग्रह किया जाए, छोटी छोटी बातों को लेकर दिया। इससे क्या होता है, समृद्धता की बात होती है, कोई व्यक्ति कितना समृद्ध हो सकता
सकता है, कितना असमृद्ध हो सकता है, इसी आंकड़े के आधार पर हम देखते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, भारी मात्रा में ग्रामीण उपभोग 164% और शहरी उपभोग 146% बढ़ोतरी देखी गई। इस आंकड़े के आधार पर यह होता है कि जैसे ही समृद्धि की बात हो रही है ना, समृद्धि की बात, लोगों के उपभोग करने की क्षमता, अब वो उपभोग की वस्तुएं बहुत सी हो सकती है, वो क्षमता गरीबी स्तर, ग्रामीण स्तर पर ध्यान रखिए, ग्रामीण स्तर पर कितना बढ़ा है, आपको 164% बढ़ा है। वहीं शहरी स्तरों पर ध्यान रखिएगा, यह बढ़ा 146%। तो यह आंकड़े बताते हैं कि देश में समृद्धता आ रही है, और यह समृद्धता जैसे ही आएगी तो गरीबियों का आंकड़ा जो है, गरीबी रेखा के आंकड़ा, वो भी आने वाले समय जब आंकड़ा विश्लेषण किया जाए वो कम देखने को मिलेगा। भोजन सामग्री घरेलू खर्च का हिस्सा 50% से भी कम हो गया है। भोजन में होने वाले खर्च में कमी जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ एंगल के नियम के अनुरूप भी है, क्योंकि आय बढ़ने से क्या होता है, देखिए आय बढ़ने से क्या होता है, भोजन पर होने वाले खर्च का अनुपात घटता है। क्योंकि भोजन क्या होता है, भोजन हम खाद्य पदार्थ की बात करते हैं, मूल रूप से क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, अतः भात जिसे बोलते हैं, गेहूं से आटा खाते हैं, और 1-2 मोटा अनाज होगा। तो ध्यान रखिएगा, यही आपको खाद्य सामग्री होती है। पर जैसे ही समृद्धता आएगी ना, तो आप प्रोटीन युक्त खाना खाने लगेंगे, प्रोटीन युक्त खाना खाने लगेंगे। तो प्रोटीन के अवयव जो होंगे, अवयव उसके माध्यम से आप प्राप्त कर लें। इसके लिए हम दूध का उपयोग करेंगे, मांस, अंडा, या इस तरीके से बहुत सी चीज़ें प्रस्कृत अनाज उपयोग कर लेंगे। इसलिए जो आपको एंगल का जो नियम है वो भी इम्पोर्टेंट तौर से आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से आर्थिक तलहटी के मौजूद जो 20% लोगों का स्तर को देखने को मिला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी खाद्य जो सुरक्षा पहल भी भूमिका निभाती है। करोड़ों लोग मुफ्त अनाज से क्या हुआ, अनाज प्राप्त हुआ, तो जो वैसे उसको पैसे जो अनाज में लगते थे वो बचत हुई उसका। अब बचत हुआ तो क्या लिया, अन्य खाद्य सामग्रियों में वो उपयोग किया, जैसे ताज़ा सब्जी खरीदा, दूध खरीदा, और भी चीज़ें खरीदी उसने, डेयरी उत्पादों खरीदा, एनिमल प्रोटीन शामिल करने शुरू कर दिया। तो इस तरीके से परिवर्तित कृषि जो भारत में देखने को मिली, कृषि पोषण नीतियों पूर्वांकन की मांग करता है, नई नीतियों के साथ आकलन करने की बात करता है। हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की चीज़ों को उपलब्ध कराने की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर जब बात की जाएगी, इन सारे आंकड़ों को आपको संग्रहित करना है, आगे बढ़ना है। बीमारियां जो एनीमिया संबंधित मामले हैं, जैसे एनीमिया बढ़ते मामले, इस लिहाज से महिलाओं के बच्चों की संवेदनशीलता उजागर होती है। तो इस तरीके से क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जो संबंधित समस्या है उसके समाधान के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। गरीबी जो विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए ऐसी कोई पहल और भी आवश्यकता है, जिसमें उपभोग को यह बदला हुआ रुझान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के समानुकूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल देता है। अधिक उपभोक्ताओं के व्यवहार परिवर्तन आ रहे हैं तो मुद्रास्फीति के आकलन की प्रक्रिया उसी अनुसार संशोधित की जाए, ऐसा बात इनके द्वारा की गई, विवेक देवराय जी के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा, यह देवराय जी क्या है, आर्थिक प्रधानमंत्री सलाहकार के प्रमुख हैं, सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान करता है। ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण पद पर उनके द्वारा सुझाई गई चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आपको एग्जाम में लिखते हैं तो और भी बेहतर होगा। कुल मिलाकर यही बातें हो रही कि भोजन में आ रही विविधता, बढ़ती आमदनी और अनाजों का घटता उपभोग आर्थिक प्रगति के सकारात्मक संकेतों को दर्शाता है। इसमें यह बातें की गई कि इसके अनुसार बदलते मांगों के अनुसार बदलते आकलनों की आवश्यकता है, बदलते परिभाषा की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जन कल्याण के मोर्चे पर महत्वपूर्ण रूप से अदा करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम चीज़ों को हम कवर करेंगे और ध्यान रखेंगे। आगे कल भी हम लोग जारी रहेंगे, तो आप कल भी हमसे जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।